कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं, उनको शुभाशीष, उनको ढेर सारा आशीर्वाद। आज 76वें गणतंत्र दिवस में भारत के कर्तव्य पथ को जो सुशोभित कर रहे हैं वो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और यह बात हम सबको पता होनी चाहिए कि जिस साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो 1950 से एक परंपरा चली आ रही है कि हम बाहर के राष्ट्राध्यक्षों को अपने देश में आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमें हमारी परेड को, हमारी देश की संस्कृति को, हमारे आचार व्यवहार को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड से पहचाने और हमें भी अनुग्रहित करें। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, आदरणीय दोहरे सर ने आपको बताया। मैं 2-3 बातें बोलता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि हाय हल्ला करना गणतंत्र दिवस मनाना नहीं है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही मनाया जाता है। इस दिन संविधान लागू हुआ था। ध्यान से सुनना, संविधान लागू हुआ था, अपनाया 26 नवंबर 1949 को था। हमने 2 महीने का वेट किया, क्योंकि प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज की बात की गई तो 26 जनवरी 1930 को ही झंडा फहराया गया था। ये बात आप हर किसी बच्चे को पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशानुगत नहीं होता, वह खानदानी नहीं होता, बल्कि उसको चुना जाता है। और यह हमारे गणतंत्र की विशेषता है। इसलिए भारत का जो गणतंत्र है वो पूरे विश्व में बहुत खास अहमियत रखता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत आज की परेड में यह दिखाता है कि हम विश्व को किस प्रकार से देखते हैं, हमने किस प्रकार की शक्ति का अर्जन किया है, हमने क्या ऐसा काम किया है जो कि पूरा का पूरा विश्व हमारा लोहा माने। आज की जो परेड होती है, चाहे वो हमारे मिसाइल्स का प्रदर्शन हो, चाहे टैंक्स का प्रदर्शन हो, चाहे सुखोई, MI या फिर राफेल हवा में मंडरा के साहस को बढ़ावा देते हो, इन सब जरियों से केवल और केवल भारत अपना शक्ति प्रदर्शन, उसने जो कमाया है, किया है, वैज्ञानिक प्रगति की है, आर्थिक प्रगति की है और जो समाज उसको बढ़ावा देता है, उसके बारे में वो इस परेड के माध्यम से बताता है। पर विचारणीय प्रश्न यह है बच्चों कि यह तो 1950 से निरंतर आयोजित होता रहता है, लेकिन क्या 1950 से पहले भारतीयों ने जो कुछ किया, क्या वह आप जानते हैं? मैं आपका ध्यान आज के इस रिपब्लिक डे में कुछ ऐसी खास बातों पर ले जाना चाहता हूं, जिन बातों को आप जब जब सोचेंगे या करेंगे आपको गर्व की अनुभूति होगी। और अगर आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं तो आंखें बंद करिए, सावधान की मुद्रा में आ जाइए। मैं फिर कहता हूं, अगर आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं तो आंखें बंद कीजिए और सावधान की मुद्रा में आ जाइए। और जिन बच्चों को लगता है उनको पहले से सब कुछ पता है तो उनकी लर्निंग बंद हो गई है, दे कैन नॉट लर्न। हम इस रिपब्लिक डे को मना रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी ये है कि बी साइलेंट, इतने मौन हो जाए, पत्थर की तरह, हिमालय की तरह अडिग, चट्टान की तरह अडिग, और जो बोला जा रहा है उसको अंदर तक प्रवेश करने दीजिए। आज मैं आपको भारत की वह जर्नी बताऊंगा जो 3,500-4 हजार साल पहले या उससे भी पहले आरंभ हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है। भारत को पिछले 200 सालों में जब हम आजाद हुए, हमारे इतिहास में ऐसे छेपक जोड़ दिए गए, हमारे इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ दिया गया और हमें ऐसा दिखाया गया कि भारत अंधेरे का देश है, भारत गडरियों का देश है, भारत सपेरों का देश है, भारत अंधविश्वास का देश है, भारत में कोई चमत्कार नहीं हुआ, भारत के लोग किसी भी प्रकार के विज्ञान को नहीं जानते थे, भारत के लोग किसी भी प्रकार की कृषि को, भारत के लोग किसी भी प्रकार के अच्छे समाज को या उन सब बातों को जो तर्क रखती है, जिसके पीछे लॉजिक होता है, रेशनैलिटी होती है, वह भारत में नहीं है। ऐसा अंग्रेजों ने 200, 300, 200, 250 साल में हमको बना दिया था।
आज जो इस 50 साल में हमने किया है उसको हम परेड के माध्यम से आपके सामने देखते। ज्यादा समय न लेते हुए आपको भारत के उन तथ्यों से अवगत कराऊंगा जिसको याद करते करते आज के रिपब्लिक डे आप क्यों मनाते हैं यह आपको अच्छी तरीके से भान पड़ जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम, जो लोग कहते हैं कि भारत के पास अच्छी भाषा नहीं है, दुनिया की भाषाओं में भारत की भाषा का नाम नहीं है, तो उनको एक फैक्ट मैं यह बताता हूं कि भारत की सबसे अर्वाचीन प्राचीन भाषा संस्कृत, भारत में पहली भाषा थी संस्कृत, और इसी संस्कृत से डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, दुनिया की जितनी भी मूल भाषाएं हैं, जो अपने को मूल भाषाएं कहती है, चाहे वो फ्रेंच भी हो, वो यह कहती है कि इसका ओरिजिन अगर ट्रेस किया जा सकता है वो संस्कृत में किया जा सकता है। एक बात, भाषा होना काफी नहीं, भाषा के साथ लिपि जरूरी, लिखने की कला भारत ने सिखाई, और उस लिपि को आप जानते हैं देवनागरी लिपि में सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, हम देवनागरी तो जानते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते कि भारत में एक और प्राचीन लिपि थी जिसका नाम था ब्राह्मी लिपि, और जो जेम्स प्रिंसेप ने खोजी, तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत बहुत प्राचीन था। आज आप सुनते जाइए, आपको कितना गर्व होगा भारत के ऊपर, भारत के गणतंत्र के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर। भाषा, भाषा की लिपि देवनागरी, ब्राह्मी, संस्कृत ऐसी भाषा जिसको कंप्यूटर का जब लॉगरिथम बनाया जाता है सबसे ज्यादा साइंटिफिक भाषा आज यह पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन भारत में फिर भी संस्कृत के प्रति वो अवेयरनेस दिखाई नहीं देती हमें। संस्कृत का व्याकरण इतना सटीक कि पाणिनि महोदय ने जो अष्टाध्यायी लिख दी, उस अष्टाध्यायी का अगर 3 साल कोई दिल से, हृदय से उसका अवलोकन कर ले, उसका अनुगमन कर ले, तो वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन सकता है। संस्कृत ऐसी भाषा, इतने छोटे शब्दों में, इतनी छोटी लाइन में आप जितना किसी और भाषा में बोल सकते हो, संस्कृत में केवल और केवल एक सूत्र के माध्यम से पूरा का पूरा पैरा व्यक्त कर सकते हो। यह है संस्कृत की महत्व, यह है संस्कृत जो आपने विश्व को दिया। इसलिए गर्व करो कि तुम गणतंत्र हो, भारत जैसे गणतंत्र में रहते हो। भाषा से आरंभ किया, जहां भाषा वहां साहित्य। इस देश में इतना साहित्य रचा गया, लेकिन आप जिस साहित्य को जानते हैं, आप कुछ गिनी चुनी पुस्तकें जानते हैं, आप रख लेते हैं और आप कहते हैं यही साहित्य था हमारा। आज आपको बताता हूं कि भारत में एक नहीं, दो नहीं, 15,000 कॉलेजेस चलते थे प्राचीन काल में। कितने? 15,000। आज की डेट में भी इतने कॉलेजेस नजर नहीं आते। 15,000 कॉलेजेस में आपने जो नाम सुना हुआ है, वो सुना हुआ है किसका? तक्षशिला का, नालंदा का। तो मैं आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां इतना साहित्य भरा था कि जब उस पर अटैक किया गया, बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, तो उन्होंने 6 महीने तक पानी जब गर्म किया ना, अपना जल, अपने लिए पानी गर्म किया, तो 6 महीने तक धू धू करके हमारा साहित्य जलता रहा था। इतना साहित्य एक यूनिवर्सिटी में, जिसको हम तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं, केवल उस विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में इतना साहित्य भरा पड़ा था। आपको गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। यही तो परेड का महत्व होता है। जब 26 जनवरी की परेड अटेंड करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं अगर किसी ने किया हो। मैं कुछ बातें बोल के आपको वही गर्व की अनुभूति कराना चाहता हूं, लेकिन भारत के प्राचीन ज्ञान, गौरव जो हमने नॉलेज अर्जित किया है उसके बेस पर। और आगे चलते हैं। भारत के बारे में लोग कहते हैं कि भारत विज्ञान नहीं जानता था। आपको बता दूं, चरक, सुश्रुत, जो ये नाम आप सुनते हो, ये सब भारत की उपज है। आपको बता दूं, जर्मनी सबसे ज्यादा रिसर्च करता है संस्कृत बेस्ड लिटरेचर पर आज भी, और संस्कृत से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने यहाँ स्वास्थ्य विभाग का नाम ही रख दिया चरकोलॉजी। क्या रख दिया? चरकोलॉजी। चरक हमारे यहाँ के ऋषि थे, उसके पीछे लॉजी जोड़ दिया। किसी ने बोला भाई क्यों, ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कैसे लोग हैं आप, संस्कृत में सबसे पुराना ज्ञान है, और संस्कृत की सबसे पुरानी जो रचनाएं की है चिकित्सा के ऊपर, वो सुश्रुत ने की है, चरक ने की है। इसलिए हमें गर्व है कि हम चरकोलॉजी बना रहे हैं। मेरी एक बात पर मुझे ये नहीं कहना है आपको तालियां बजाइए, आपके दिल में जाएंगी। देखिएगा, भारत की सुन लीजिए, संस्कृत भाषा के ऊपर ही उन्होंने अपनी एयरलाइन का नाम रखा, जिसका नाम है लुफ्थहान्सा। जर्मनी की एयरलाइन का नाम है लुफ्थहान्सा। ऐसा क्षेत्र जहां हंस लुप्त हो रहे हो, कहां से लिया पूछा, बोला कि संस्कृत की भाषाओं में था, वहां से लिया है। और आज
the most sophisticated research which is going on, that is not India about Indology, that is Germany, that is France, that is America, that is other countries who are paying attention in the literature of our great Bharat. जिस भारत को हम भारत कहते हैं, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब जो लगा रहता है, जो ज्ञान की खोज में लगा रहता है, ऐसा देश है हमारा भारत, और वो है हमारा आज का 76वां गणतंत्र दिवस। तो जिस टर्मोलॉजी की बात मैंने की, लुफ्तहांसा की मैंने बात की, अभी और आगे बढ़ता हूं। मैं ऐसे व्याख्यान पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन मेरे कुछ जो गुरुजन हैं शायद उन्होंने सुना हो, कुछ बातें बदली भी हो सकती हैं। बच्चों के चेहरे हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए आपके लिए जानना यह जरूरी है। जब आपको पढ़ाया जाता है ना, तो आपको बड़े गर्व से यह पढ़ाया जाता है कि जो कुछ आपने अर्जित किया, देखिए पश्चिम ने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, आप क्या जानते थे, आपको तो कुछ इतना नहीं है। ऐसी बातें हमें पढ़ाई गई हैं, अब उसमें सुधार हो रहा है, वो हम मानते हैं। एक और बात आपको मालूम है, प्लेन का जब बात आती है, आप प्लेन देखते हैं हवा में, तो आपसे पूछा जाता है प्लेन का आविष्कार किसने किया, तो आप सब गर्व से कहते हैं 1903 में राइट ब्रदर्स ने साउथ कैरोलिना के तट पर अमेरिका में 120 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ाया, और उसके बाद में 120 मीटर प्लेन नीचे गिर गया। यही पहली खोज थी जब प्लेन को खोजा गया विश्व में। अब सत्य सुनिए, वो सत्य जो कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाया, लेकिन गुपचुप रूप में, सुरक्षित रूप में इसके ऊपर चर्चा होती है। गूगल पे सर्च करिएगा, पहला प्लेन उड़ाया, गर्व से आज इसको बात को देखिएगा, फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। पहला प्लेन भारत में मुंबई की चौपाटी पर शिवकर बापू तलपड़े ने 1903 से 8 साल पहले 1895 में मुंबई की चौपाटी में समुद्र तट पर, कहां पर, कितने ऊपर, 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया। और 1500 फीट की ऊंचाई पर जब उड़ाया, उसको सेफली लैंड भी करवाया। और एक और मजेदार बात आपको बताता हूं कि जो तलपड़े जी ने विमान उड़ाया था, उसमें कोई भी चालक नहीं बैठा था। यानी आज के जो ड्रोन आप देखते हो ना, वो शिवकरे तलपड़े ने चला किया था 1895 में, इसी मुंबई की चौपाटी में। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पूरा इतिहास में प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। इतिहास उठा के देखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे ये वहां पर मौजूद थे, गायकवाड़ बड़ौदा के राजा वो वहां पर मौजूद थे। और जब तलपड़े जी से कहा कि ऐसे तो मैं कई सारे प्लेन उड़ा सकता हूं, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चंदा करेंगे। और उन्होंने कहा ये रहस्य तो बतलाओ, ये किया कैसे। तो आज आपको बताता हूं भारत की संस्कृत भाषा का चमत्कार। संस्कृत की भाषा में भारद्वाज ऋषि ने एक वैमानिकी शास्त्र पर किताब लिखी, और वैमानिकी शास्त्र के ऊपर ऐसी किताब लिखी है, गूगल पे सर्च करिएगा। आजकल तो गूगल है ना बच्चों, बट वी डोंट नो, ये समस्या है। तो गूगल पर सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा एक प्लेन को बनाने के लिए उस किताब में 500 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक प्लेन को बनाने के लिए 500 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, और एक प्लेन 32 तरीके से बनाया जाता है। एक प्लेन 32 तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब 500 प्लेन्स को अलग अलग 32 तरीकों से बनाया जा सकता है, जबकि आज केवल कुछ गिने चुने सिद्धांत हैं जिन पर प्लेन बनाए जाते हैं। यह आपके भारत के साहित्य का कमाल। उसके बाद रैली ब्रदर्स आई, रैली ब्रदर्स कंपनी आई, उन्होंने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमें ड्राइंग दे दीजिए, आप हमें ये दे दीजिए। तलपड़े जी बड़े ईमानदार आदमी, उन्होंने ड्राइंग दे दी। कंपनी लंदन गई, लंदन में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई, और पहला आविष्कार दर्ज हो गया अमेरिका में जाकर राइट ब्रदर्स के नाम पर, कि इन्होंने 1903 में प्लेन उड़ाया। ताली बजाइए। लेकिन इस बदकिस्मती को देखिए कि the experiments, the explorations which were destined in the hand of India, Bharat, those went away ruthlessly outside, वो बाहर चले गए। ये प्लेन की कहानी। अभी और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में आपको बताऊं एक शानदार चीज। इसी भारत में हजारों साल पहले, आपको मालूम है, इतना सुप्रीम स्टील बनाया जाता था कि उस स्टील का कोई भी कंपैरिजन आज तक नहीं है। जो अंग्रेजों ने रिकॉर्ड लिखे हैं ना बच्चों, उस रिकॉर्ड में ये लिखा है कि यहाँ का जो सबसे घटिया स्टील होता है वो यूरोप का सबसे बढ़िया फाइनेस्ट स्टील हम बनाते हैं, और स्वीडन वगैरह कुछ जो एरिया है वहां पर स्टील
बनती थी, लेकिन भारत में स्टील बनाने का काम लगभग 1500-1600 साल पहले से चल रहा है। आपको एक बात और जबरदस्त बताऊं, इसी भारत में स्टील बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भट्टी, और भारत के लोग इतने हुनरमंद, इतना कौशल उनके पास कि उन्होंने जो ब्लास्ट फर्नेस बनाई, जो साइंस के बच्चे जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा, जो ब्लास्ट फर्नेस बनाई वो बैलगाड़ी में आप कैरी कर सकते थे, जबकि यूरोप की जो ब्लास्ट फर्नेस होती है वो एक जगह पैक्ड रहती है, अगर आप उसको मूव करेंगे वो टूट जाएगी। लेकिन भारत के ऐसे कुशल कारीगर कि बैलगाड़ी पर उस भट्टी को लेकर जाते थे और कई टन स्टील एक झटके में गांव गांव जाकर बनाते थे। ऐसे ही ये बात नहीं बोलता, आप जाइए बच्चों, दिल्ली में मेहरौली नाम का एक गांव है, उस मेहरौली में एक लौह स्तंभ गड़ा हुआ है। उस लौह स्तंभ को कई साल हो गए हैं, वह बारिश में रहता है, हवा के प्रभाव में रहता है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। यह है भारत का स्टील। इसको बनाने की कीमत बहुत कम, लागत बहुत कम, अगर आप यूरोप से तुलना करें। और आज की डेट में भी जो रेट आप निकालेंगे तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो कहीं ज्यादा फार बेटर थी, उसका स्टील कहीं फार बेटर लॉन्ग लास्टिंग था। यह है स्टील की कहानी। और आगे बढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं हमें भैया चिकित्सा नहीं आती थी और हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, उनको एक बात बता देता हूं। सर्जरी सुना है आपने? सर्जरी सुना है ना बच्चों? प्लास्टिक सर्जरी सुना है? प्लास्टिक सर्जरी का जब ट्रेस खोजा जाता है वो भारत में मिलता है, उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये इतिहास में प्रमाण के साथ लिखी हुई बातें हैं। आपको बताऊं, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। साउथ में एक राजा था, कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज करता था, जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। और एक जनरल था अंग्रेजों का, आयरकूट। ये आयरकूट बड़ा बदमाश था, इसने 2-3 बार अटैक किया तो हैदर अली से मार के भगा देता था। तीसरी बार जब इसने अटैक किया, हैदर अली ने इसे पकड़वा लिया। ये खुद बताता है अपनी डायरी में कि मैं बैठा हूं, हैदर अली सामने बैठा है, वो चाहता तो एक झटके में मेरी गर्दन काट सकता था, लेकिन हमारे यहाँ गर्दन काटने की परंपरा इतनी आम नहीं है। तो हैदर अली ने कहा हमारे यहाँ नाक काट दो, तो नाक काट के ये आइडिया लगा लेगा हर कोई कि इसने कोई बहुत घिनौना काम किया है। तो कुछ न करो, आयरकूट को पकड़ो और इसकी नाक काट दो। और भरे दरबार में नाक काट दी गई आयरकूट की। किसने? हैदर अली के द्वारा काटी गई। अब आयरकूट के हाथ में अपनी नाक, और उसको एक घोड़ा दे दिया गया कि जा यहां से। वो घोड़े पर दौड़ा, भागा भागा भागा, बेलगाम में पहुंचा। बेलगाम में किसी वैद्य जी ने उसकी नाक देखी और बोला भाई क्या हो गया? तो उसने शर्म से छुपाने के लिए बोला कि किसी ने पत्थर मार दिया। वैद्य जी ने बोला पत्थर नहीं लगा है, यह तलवार से काटा गया है। इतने कुशल और सुशिक्षित वैद्य थे उस समय, जिनको आज आप डॉक्टर्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा तो अब क्या करूं? उसने कहा मैं वैद्य हूं, मैं आपकी नाक को ऐसे ही जोड़ सकता हूं जैसे ये पहले थी। और उसको घर ले गए, घर लेके उसकी सेवा करी, उसकी नाक को पारंपरिक विधियों से जोड़ा, उसको एक लेप दिया और बोला कि इसको अगले 2 महीनों तक लगाना। उसकी नाक बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे पहले थी। या वो कहां बोलता है? वो बोलता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में जाके बोलता है। पहला ही उसका जो वाक्य है वो यह है, वह कहता है कि क्या आपको मेरी नाक कटी हुई लगती है? तो सारा जो हुजूम होता है वो जोर से बोलता है बिल्कुल नहीं लगती है। तो आयरकूट कहता है बिल्कुल, मैं भी यह कहता हूं कि कभी कटी नहीं थी, लेकिन कटी थी। और वहां इतने कुशल वैद्य हैं, इतने कुशल वैद्य हैं कि वो कहीं की चमड़ी को काट के उस चमड़ी को दूसरी जगह लगा देते हैं। आपको मालूम है, रिसर्च करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया, थॉमस क्रूसो आए, पुणे में गए, वैद्यों से मिले। उनके यहाँ एक बार एक सैनिक आया था जिसके दोनों हाथ कट गए थे, उसकी चिकित्सा की। क्रूसो ने 30-40 पन्नों में उसको बयान किया कि ऑपरेशन कैसे यहाँ पर होते थे। और क्रूसो यह सब सीख के इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में हमारे किसी पारंपरिक शास्त्र का कहीं वर्णन नहीं आता, न किसी वैद्य का वर्णन आता है। और वो जो इन्वेंशन है वो दर्ज हो गई थॉमस क्रूसो के नाम। अब इसमें आप तालियां बजाएंगे या चिंतन का विषय है कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे हाथ से सारा हमारा ज्ञान विज्ञान एक के बाद एक दूसरी कंट्रीज में चला गया। अब और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको राइनोप्लास्टी की बात बताई, मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस की बात बताई, मैंने आपको संस्कृत की बात बताई, और मैंने एक बात और बताई थी। क्या बताई थी? क्या बताई थी? वैज्ञानिक। जोर से बोलो। एरोप्लेन। वेरी गुड, सुन रहे हो। अब थोड़ा और आगे बढ़ूं। आप लोग कहते हैं ना कि गणित में हमने या
खगोल शास्त्र में हमने क्या किया, थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे आप ये कहें कि दो ग्रहों के बीच की दूरी इतनी है, या पृथ्वी या सूर्य के बीच में इतनी दूरी है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच में इतना आकर्षण बल है, और आपने दो ही नाम सुने होंगे, एक तो सुना होगा कोपरनिकस किताबों में और एक सुना होगा गैलीलियो। अब ये कितने बड़े दुख की बात है कि ये सारी इन्वेंशंस आपके यहाँ के स्क्रिप्चर्स में हैं। अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक दो नाम। मैं सबसे पहला नाम बोलता हूं, आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सूत्रों के माध्यम से एग्जैक्ट यह बता दिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है। उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर तो लगाती ही लगाती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, चाहे वो ऋतु परिवर्तन हो, जो जाड़ा और गर्म आप महसूस करते हैं, या जितनी भी साइंटिफिक चीजें होती हैं, उन्होंने सूत्रों के माध्यम से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जो सूर्य है वो निरापद नहीं है, उसमें काले धब्बे हैं। उसमें बाद में जब शोध किया तो स्टीफन हॉकिंग को ब्लैक होल के लिए नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन आपके आर्यभट्ट, हमारे आर्यभट्ट को कोई नहीं जानता, जबकि वही बात उन्होंने लिखी थी कि सूर्य निरापद नहीं है, सूर्य में काले धब्बे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी ग्रह खुद प्रकाशित नहीं है, सूर्य ही कारण है जिससे अन्य ग्रह पिंड भी प्रकाशित होते हैं, यह भी उन्होंने बताया। वह जो बता के चले गए वो आज भी नहीं काटा जा सकता। उन्होंने यह बताया कि शनि के, पहले बताया शनि के 6 उपग्रह हैं, फिर कुछ दिनों में अपने सूत्र में संशोधन करके यह कहा कि नहीं नहीं, शनि के 7 उपग्रह हैं, और आज भी दुनिया में कोई वैज्ञानिक 8वां उपग्रह नहीं खोज पाया शनि का। ऐसे थे हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी के गणित का कमाल देखो बेटा, त्रिकोणमिति, किसी भी भवन को बनने के लिए जो आपका स्कूल है यहाँ त्रिकोणमिति लगती है, जिसको हमारे बच्चे ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। आपको मालूम है त्रिकोणमिति का जो जनक है वो आर्यभट्ट जी थे। द्विपद प्रमेय आप पढ़ते हैं, द्विपद प्रमेय के जनक आर्यभट्ट थे। आपको जोड़, आपका घटा, आपका भाग, आपका गुणा, ये आपको सब कुछ ब्रह्मगुप्त जी ने सिखाया। ब्रह्मगुप्त जी ने आपको इन चारों के अलावा यह भी सिखाया कि वर्ग कैसे होता है, वर्गमूल कैसे निकलता है, घन क्या होता है, घनमूल कैसे निकलता है। और ऐसे देश में हम कहते हैं कि हम, ऐसे देश को कहा गया इतिहास में, हमारे औपनिवेशिक इतिहासकारों ने कहा कि या तो गरीबी का देश है, अंधेरे का देश है, गडरियों का देश है, सपेरों का देश है, लुटेरों का देश है। आज के बाद आप अपनी धारणा बदल दोगे। और गणतज्ञों के बारे में सुनो, एक थे हमारे यहाँ भास्कराचार्य, एक थे माधवाचार्य। आपको बता दूं, जो बच्चे कैलकुलस पढ़ते हैं, मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनमें इंटीग्रल कैलकुलस चलता है, डिफरेंशियल कैलकुलस चलता है। इंटीग्रल कैलकुलस को किसी ने सूत्र रूप में सबसे पहले दिया, वो थे भास्कराचार्य, माधवाचार्य जी। और डिफरेंशियल कैलकुलस को जिसने दिया वो थे भास्कराचार्य जी। इन्हीं भास्कराचार्य जी की एक बिटिया थी जिनका नाम था लीलावती। क्या था? लीलावती। उसके बारे में बोला जाता था कि वो इतनी कुशाग्र थी कि पेड़ के पत्ते तक मैथमेटिक्स से गिन लेती थी। तो जब उससे पूछा गया ऐसा चमत्कार कैसे करती हो, तो उसने बोला ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। उनके पिताजी ने ही वो किताब लिखी थी भास्कराचार्य जी ने, जिसको आप लीलावती और हम सब लीलावती कहते हैं। तो भाई चाहे वो मैथमेटिक्स हो, नक्षत्र विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, उसमें बरामीर का नाम आप सुनोगे, आर्यभट्ट का नाम आप सुनोगे, ब्रह्मगुप्त का नाम सुनोगे, भास्कराचार्य का नाम सुनोगे, माधवाचार्य का नाम सुनोगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं किसी भी बच्चे से यह पूछूं तो उस बच्चे को वो कंसेप्ट तो छोड़िए, इन लोगों का नाम तक पता नहीं होता। एक और बड़ी फाइनेस्ट बात आपको जल्दी में बताता हूं बच्चों, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, सब बच्चे जानते हैं कि कौन पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के बराबर होता है। आपको मालूम है कई 100 साल पहले यहाँ एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम बोधायन था, और बोधायन ने यह प्रमेय जब लिखी उसके बाद ये यूज भी होती थी, और वो यही कहता था हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर उसके सम के बराबर होता है। ये थे हमारे बोधायन जी। ऐसी मेरे पास इतनी बातें हैं बच्चों कि आपको गर्व से वो ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध रही होगी, कितनी ज्यादा समृद्ध रही होगी। इसका प्रमाण है हमारे पास। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो कि बोली जा रही हैं। आप जब स्क्रिप्चर्स को खंगालना चालू करेंगे और कुछ ऐसे व्याख्यान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो बोल रहे हैं कोई विशेष बात नहीं बोल रहे, ये सब कुछ मौजूद है।
आप जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार जानते हैं बच्चों, ये सारे के सारे 7 दिन ही रहे, 8वां दिन नहीं बना पाया कोई भी जैन धर्म, कोई भी बौद्ध धर्म, कोई भी इस्लाम 8वां दिन नहीं बना पाया। पता है किसकी देन है? आर्यभट्ट जी की देन है। उतने ही दिन बने, 7 ही दिन, और उन्हीं को ट्रांसलेट कर करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब बना। और जो रोमन कैलेंडर आज हमारे सामने ग्रिगोरियन कैलेंडर आता है, हम उसको तो जानते हैं, बट हमें अपने सम्मतों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा झुकाव अपनी संस्कृति के प्रति हम दिखाते तो जरूर हैं कि हम भारत जैसी संस्कृति हमारी, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हैं। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप ही का मन है जो आज से 20 साल बाद इस देश का युवा बन जाएगा, 10 साल बाद युवा बन जाएगा, और वो युवा मेरी तरह, मेरे टीचर्स की तरह समाज में क्या बोलेगा, क्या करेगा, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको नॉलेज क्या है। उस नॉलेज को जो हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये नॉलेज आपको पढ़ना है और समाज में पहुंचाना है। एक और जबरदस्त बात सुनिए बच्चों, कौन कहता है हमें विज्ञान पता नहीं था? आपको मालूम है बर्फ सबसे पहले भारत में बनी। बर्फ प्राकृतिक रूप से उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पर है, और यूरोप में तो हर जगह है। यूरोप में हर जगह बर्फ है, लेकिन 18वीं शताब्दी तक उनको बर्फ बनाना नहीं आता था। लेकिन भारत में बर्फ को बनाने के लिए बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है। एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब आप बर्फ बना सकते हैं। अब सुनिए आप मजेदार कहानी। इस देश में एक राजा हुआ, राजा नहीं चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? जोर से बोलिए, क्या नाम था? हर्षवर्धन। और यह हर्षवर्धन चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती कौन? ध्यान तो सुनना इस बात को। एक गांव का राजा सरपंच, 10 गांवों का राजा नायक, 100 गांवों का राजा सामंत, 1000 गांवों का जिसे राजा वो राजा, 10,000 गांवों का जो राजा उसको महाराजा, 1 लाख गांवों का राजा वो सम्राट, और जो 7 लाख गांवों का राजा होता था वो था चक्रवर्ती राजा। ये चक्रवर्ती राजा कौन? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन राजा बनने के साथ साथ एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक था। उसका जो क्षेत्र था वो था रसायन शास्त्र, और उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, बेटी मरणासन्न हो गई। किसी ने बोला बुखार उतारने के लिए जरूरत पड़ेगी बर्फ की, और उसने ऐसा प्रयोग किया कि बर्फ ही बना डाली। और उसी हर्षवर्धन को, रसायन शास्त्र के ज्ञाता को, आज ये तो आपने इतिहास में थोड़ा पढ़ लिया होगा कि ये हर्षवर्धन है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि वैज्ञानिक भी थे और बर्फ इन्होंने ही बनाई थी। तो ऐसे हर्षवर्धन के लिए तालियां। और ये जो हर्षवर्धन थे ऐसे ही नहीं बोलता, ये मत बोलना कि सर ने ऐसे ही कहानी सुना दी। बाण भट्ट की हर्षचरितम, वहां पर ये उल्लेख है, लेकिन हम सब कुछ हमने सीखा, होशियारी नहीं सीखी। दुनिया के लोग पेटेंट पे पेटेंट कराते गए हमारे आविष्कारों पे, और हम सोते रहे, और आज भी हम सोते रहते हैं। आज भी जब इनिशिएटिव लेने की बात आती है, आप और हम क्या करते हैं? दूसरा करेगा। तो ये सीखने की बात है कि ऐसा क्या हो गया भारत के इतिहास में। अब अंत की ओर चल रहा हूं, 2 मिनट में आपको पूरी बात बताता हूं। इस देश में पारा आपने सुना होगा, जस्ता आपने सुना होगा, एक रस समुच्चय एक किताब है, उसमें पारा बनाने की विधि है, जस्ता बनाने की विधि है। आपको मालूम है डायरेक्ट करंट का ज्ञान था हमारे जो महर्षि लोग थे। डायरेक्ट करंट, आप जो करंट यूज करते हैं घरों में, अल्टरनेट करंट है। डायरेक्ट करंट मतलब ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी सबसे पहले जानते हो कहाँ, किसने, किसका अकाउंट आता है? अगस्त ऋषि का, गूगल सर्च करिएगा। अगस्त ऋषि ने सबसे पहले ड्राई बैटरी बनाई थी। ऐसे सूत्र भारत में है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, हमारे इतिहास को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, 6 पद जोड़ दिए गए, और हमारी वो किताबें किसी भी, चाहे वो वेद हो चाहे उपवेद हो, आपको बता दूं जो वेद हम बात करते हैं वो वेद तो हमें मिलते ही नहीं है आज। जो वेद आपके हाथ में आते हैं वो एक जर्मन विद्वान था मैक्स मूलर, उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, उसने ट्रांसलेट किया था, जो समझ में आया आया, जो नहीं आया उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। तो उन वेदों के हिसाब से कई सूत्र ऐसे आ गए जिसने भ्रम पैदा कर दिया भारत के बारे में, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। अगर आप इंडोलॉजी में जाएंगे, भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, आपको बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया ढंग से पता चलेगा कि भारत ने
पूरे विश्व को जब पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, अंक न्यूमरोलॉजी किसी को पता नहीं थी, अंक गणित का ज्ञान नहीं था, एलजेब्रा का ज्ञान नहीं था, वो सारा का सारा ज्ञान भारत ने, एक और खासियत थी भारत की, ये सारा ज्ञान अगर कोई भारत में इतिहास में सीखने के लिए आया तो आज के जैसे ट्यूशन फीस नहीं ली गई उससे केवल और केवल श्रद्धा का भाव लिया गया, समर्पण का भाव लिया गया, और परहित, जो परहित धर्म होता है उसके लिए यह कहा गया कि तुम भी अपने क्षेत्र में जाओ और जो जो हम यहाँ सिखा रहे हैं इसको सीखो और लोगों की सेवा करो। भारत ने किसी बात के लिए पैसे नहीं लिए, लेकिन लोग इतने शातिर और चतुर थे, वो अपने अपने देशों में गए, उन्होंने पर्टिकुलर रिसर्च जो सीखी उसको अपने अपने नाम से कर लिया। एक और छोटी सी बात, आपने कोरोना सुना है? आपको मालूम है कोरोना में टीके लगे थे ना, आज भी लगते हैं। जब 7वीं शताब्दी में पूरा यूरोप, लैटिन अमेरिका में लाखों लोग मर गया, लाखों लोग, तो एक ओलिवर नाम का आदमी घूमने आया था यहाँ। ओलिवर ने देखा भैया यहाँ गांव-गांव में चेचक के टीके लग रहे हैं, उसी चेचक से हर जगह लाखों लोग मर गए हैं। तो भैया उसने पूछा कि ये क्या विद्या भाई, हमें भी बताओ। उसने कहा कुछ नहीं, एक छोटी सी सुई है, उस छोटी सी सुई में हम जिसको चेचक हो जाती है उसका पस निकालते हैं और उसको दूसरे आदमी में इंजेक्ट करते हैं और उसमें चेचक से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बन जाता है। तो ये जो टीके लगाने की प्रणाली थी, जो आपको पोलियो का टीका लगता है, चेचक का टीका लगता है, स्मॉल पॉक्स का टीका लगता है, मेरे बच्चों ये यहीं की देन है। इसलिए गर्व करिए इस बात पर कि आप भारतीय हैं और आप भारत का 76वां गणतंत्र केवल तोप मिसाइल से दिखा के नहीं बना रहे। आपके यहाँ ऐसी ऐसी ज्ञान परंपरा है कि अगर वो खुल जाए पूरा का पूरा विश्व बह जाए उस ज्ञान में। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं और आप सबसे एक बात यह प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि सर कोई भी टीचर हमें कहीं मिले, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको कुछ दे सकता है, उनको अप्रोच करिए, उनसे सीखिए, लर्निंग कीजिए और तब तक लर्निंग कीजिए जब तक कि आप 10 लोगों को प्रभावित न कर लें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, इतने पेशेंस से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों।